नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार ने बिहार की राजनीति को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने गरीब सवर्णों को लेकर खुलकर अपनी बात सामने रखी है। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बिहार की राजनीति हर दिन कुछ ना कुछ नया मोड़ ले रही है। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि क्या कहना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को हम अपने तरफ से नमस्कार कहते हैं और नव वर्ष आने वाला है तो पहले से ही उनको अंग्रेजी नव वर्ष की बधाई देते हैं। और आज जिस कार्यक्रम के उपलक्ष्य पर हम लोग यहाँ पर आए हैं, श्रद्धांजलि सभा कह लें या द्वादशा कार्यक्रम कह लें, हमारे अभिभावक, तो कभी मुझे यह एहसास ही नहीं हुआ कि हम कभी गैर हैं। बिल्कुल पिता तुल्य हमको प्यार और स्नेह देने वाले और हमारे गार्जियन श्री स्वर्गीय सुदर्शन राय जी के द्वादश कर्म में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और उनके सुपुत्र जो हमारे संगठन के जिलाध्यक्ष भी यहाँ आशीष राय जी, हम अपनी तरफ से उनको भावभीनी सुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि अपने श्री चरणों में उनको स्थान दें। बिहार की राजनीति की बात है तो बिहार की राजनीति तो कभी स्थिर रही नहीं। जब से नीतीश जी सत्ता में आए तो कहने को तो है कि भाई नीतीश जी की सरकार लगातार, नीतीश जी मतलब एज ए मुख्यमंत्री लगातार 20 वर्षों से नीतीश जी बिहार में हैं, लेकिन सरकार स्थिर नहीं रही। हर साल 2 साल के बाद सरकार बदलती है, विचारधारा बदलती है, कभी एनडीए की सरकार होती है, कभी महागठबंधन की सरकार होती है। नीतीश जी मुख्यमंत्री होते हैं, वो अस्थायी होते हैं, लेकिन सरकारें बदलती रहती हैं, विचारधारा बदलती है, उप मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, सारे मंत्री बदलते हैं, तो इससे बिहार का विकास अवरुद्ध होता है। और इसमें आप समझिए कि पिछले 20 वर्षों से बिहार के राजनेता केवल और केवल बस कुर्सी कैसे मिले इस मंथन में लगे रहते हैं, इस विचार में लगे रहते हैं। किसी के पास कोई ये सोचने का समय नहीं है कि बिहार के लिए हम बिहार में रोज़गार कैसे सृजन करें, बिहार में ऐसे पलायन कैसे रोकें, बिहार में किसानों के लिए बेहतर सुविधा कैसे मुहैया कराएं। तो इन चीज़ों के लिए सोचने का किसी के पास समय नहीं है, क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही मकसद रह गया है बिहार में। और बिहार ये बड़ा हम लोगों को, चूँकि हम लोग अन्य राज्य में भी जाते हैं तो बड़ा ये ख़राब भी लगता है कि राजनीति की जो एक परिपाटी होती है, उसका जो एक सिद्धांत होता है, उसको बदल दिया गया है। पहले जैसे लोगों को लगता था कि भाई हम लेफ़्ट की राजनीति करते हैं, 2 तरह की राजनीति होती है ना, लेफ़्ट और राइट की। तो लोगों को लगता था कि भाई हम राइट विचारधारा वाले हैं और कुछ लोग लेफ़्ट विचारधारा वाले होते हैं। लेकिन यहाँ अब नीतीश जी की बात करें, जो वर्तमान सरकार है उनकी बात करें, तो उनकी कोई विचारधारा ही नहीं है। हर 6 महीने साल भर के बाद वो विचारधारा बदल देते हैं, विचार का अचार लगा देते हैं, तो कोई विचारधारा रही नहीं। और इससे केवल राजनीति नहीं प्रभावित होता है, इससे पूरा समाज प्रभावित होता है, पूरा राज्य प्रभावित होता है और देश भी प्रभावित होता है। और भी दूसरे राज्य के नेता इनको देखा देखी करते हैं, भाई जब वो नीतीश जी बार बार पलट रहे हैं तो हमको पलटने में क्या दिक्कत है। तो ये लोग, जो आम जनता है जो वोट देती है कि भाई नहीं भाई हम लेफ़्ट विचारधारा को कभी सपोर्ट नहीं कर सकते, हम राइट को वोट देंगे, राइट विचारधारा वाले को वोट देंगे। या फिर लेफ़्ट वाले सोचते हैं कि हम राइट विंग को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, हम लेफ़्ट विचारधारा को सपोर्ट करेंगे। ये उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचता है कि भैया हमने वोट किसको दिया, हमने वोट किसको दिया। तो यही है और ये बड़ा दुखद है, इसको बदलने की आवश्यकता है। और लेकिन बदलेगा कौन? नेता तो कोई बदलेंगे नहीं, जनता को ही विचार करना पड़ेगा, जनता को मूड बनाना पड़ेगा कि हम कैसे बदलाव लाएं। बिहार की राजनीति के संदर्भ में आपसे हम बात कर रहे हैं कि हमने देखा कि तमाम जो भी राजनेता है वो पिछड़ी जाति, तमाम जातियों के बारे में बात करते हैं खुले मंच पर, लेकिन आप एक प्रमुख चेहरे ऐसे हैं जो कि खुले तौर पर कहते हैं कि हम सवर्णों के लिए भी कुछ काम करेंगे। आपने जो दल बनाया, आपको क्या लगता है कि इस दल की बदौलत आगामी चुनाव में या फिर बिहार के अगले कुछ वर्षों की बात करें, बिहार के भविष्य की बात करें, तो क्या निर्भर करता है उनके ऊपर जिनके अधिकार की हम बात कर रहे हैं। केवल मेरे वोट से यदि उनको अधिकार दिलाने की बात होती तो कब का मिल गया होता। हम तो 12 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन ये निर्भर करता है उन पर जिनके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। कि चुनाव के समय फिर वो दल ढूंढने लगते हैं।
चुनाव के समय रुपया पैसा देखने लगते हैं, चुनाव के समय बड़े नेता देखने लगते हैं, चुनाव के समय बड़ी पार्टियां देखने लगते हैं, तो अधिकार कैसे मिलेगा? खूब 5 साल सपोर्ट कीजिए, गाजे बाजे के साथ स्वागत कीजिए और चुनाव के समय फिर उन्हीं को वोट दीजिए जो आपके खिलाफ कानून बनाता है, तो आपको अधिकार मिलेगा कहाँ से? अधिकार कहीं रोड पे छिटा हुआ चीज़ तो है नहीं कि मिल जाएगा। वो तो विधानसभा के अंदर ही पहुंचना पड़ेगा, लोकसभा के अंदर ही पहुंचना पड़ेगा, वहीं कुर्सी पटकनी पड़ेगी, वहीं मेज़ थपथपाना पड़ेगा, वहीं आवाज़ उठानी होगी। आज आप सीटेट की देखिए, जो बीपीएससी अभ्यर्थियों में बीपीएससी के तहत जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ, 10% संवैधानिक आरक्षण का अधिकार हम लोगों को मिला है और वो मिला नहीं है, छीन कर लिया गया है संघर्ष करके, कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक। केवल इसी बिहार में, यहीं ये लोग साक्षी हैं, आपके आसपास में जो लोग हैं ये साक्षी हैं कि बिहार में जब 3 बार बंदी कराया गया कि सवर्णों को भी आरक्षण मिलनी चाहिए, तो हमारे ही भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच संगठन के 2000 से ऊपर साथियों पर FIR दर्ज हुआ, तब जाकर 10% आरक्षण का लाभ मिला। और आज बिहार सरकार जो सीटेट का जो बहाली निकाली है टीचर का, उसमें 4% आरक्षण दिए। क्यों भैया? आप दलितों का आरक्षण काट सकते हैं, पिछड़ों अति पिछड़ों का काट सकते हैं, है आपकी औकात? नहीं काट सकते, क्योंकि वो एक मुश्त होकर सड़क पे आ जाएंगे, विरोध करेंगे, उनके लिए सदन में हंगामा होगा, वॉकआउट होगा, सरकार नहीं चलेगी, सदन नहीं चलेगा, संसद में आवाज़ उठेगी। लेकिन आपके 6% को ऐसे गटक गया और कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। आपने बात की 10%। जी जी। लेकिन सदन में, चाहे वो विधानसभा की बात हो, देश की संसद की बात हो, उस 10% जो लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व करने वालों की संख्या इतनी कम है। नहीं, संख्या है। आज केवल एक जाति, जिस जाति से हम बिलोंग करते हैं, आप पूरे सवर्णों की बात छोड़ दीजिए, केवल हमारी जाति जो है उसके 21 विधायक, 21, और सबों के यदि मिला दे, भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ, शेख, सैयद, पठान, ये सातों के सातों सवर्ण में आते हैं, सबकी संख्या यदि गिना दी जाए तो हम इतने संख्या में है कि एक दिन भी विधानसभा में सत्र नहीं चलने देंगे जब तक हमको 10% आरक्षण का लाभ नहीं मिल जाएगा। लेकिन बोलेगा कौन? बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन? सबको टिकट चाहिए। तो आखिर इस समस्या का हल क्या? समस्या का हल है कि जो लोग चुनाव जितवा कर सदन में, लोग, ये प्रजातंत्र है ना, लोकतंत्र है, जनता ही मालिक है ना, तो जनता तो यहाँ भिखारी बनी हुई है। भिखारी इसलिए चूंकि चुनाव के समय बिक जाते हैं लोग। चुनाव के समय लोग बुद्धि लगाने लगते हैं हिसाब से ज़्यादा, अरे फलनवा के वोट देंगे तो फलनवा जीत जाएगा, चिरनवा के देंगे तो इसको जीत जाएगा, तो ये भोगे भुगतेगा कौन? हमारा काम है आवाज़ उठाना, हमारा काम है आपको सोए हुए नींद से जगाना। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप जागने को तैयार है कि नहीं है। हम यदि अंतिम समय में सैया पर भी पड़े रहेंगे तो हमको इस बात की संतुष्टि रहेगी कि हमने अपने जीवन भर अपने अधिकार की बात के लिए समाज को जगाया। अब ये समाज के ऊपर निर्भर करता है कि कोई जागे या न जागे, या जानबूझ के कचले रहे, मटिएले रहे, तो उसके ऊपर निर्भर करता है। पिछले चुनाव में भी काफ़ी सक्रिय थे, लेकिन उस तरीके की सफलता नहीं मिल पाई। हाँ, नहीं मिल पाई। यही तो कहे कि हम लोग हिसाब से ज़्यादा बुद्धिजीवी लोग हैं ना। एक अभी झारखंड में चुनाव हुआ ना, एक अलग पार्टी जो 2 साल पहले लड़का संगठन खड़ा किया और वहाँ 8 सीटों पर दूसरे नंबर पे आया और 1 सीट से चुनाव भी जीता, और वहाँ एक बड़े दल को, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसको घुटने पर ला दिया। यदि कि कोई जागे या न जागे, या जानबूझ के कचले रहे, मटिएले रहे, तो उसके ऊपर निर्भर करता है। पिछले चुनाव में भी काफ़ी सक्रिय थे, लेकिन उस तरीके की सफलता नहीं मिल पाई। हाँ, नहीं मिल पाई। यही तो कहे कि हम लोग हिसाब से ज़्यादा बुद्धिजीवी लोग हैं ना। एक अभी झारखंड में चुनाव हुआ ना, एक अलग पार्टी जो 2 साल पहले लड़का संगठन खड़ा किया और वहाँ 8 सीटों पर दूसरे नंबर पे आया और 1 सीट से चुनाव भी जीता, और वहाँ एक बड़े दल को, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसको घुटने पर ला दिया। यदि उसके समाज वाले भी सोचते कि अरे खाली हमरे वोटवा देवे से हो जाएगा, तो आज ये स्थिति नहीं आती कि अगले चुनाव में इसको पैर पकड़कर बीजेपी वाले बुलाएंगे कि आओ भैया गठबंधन कर लो, इतनी सीट ले लो, आपको ये मंत्रालय दे रहे हैं, आपके ये बात, आपकी ये शर्त मानने को तैयार है। तो हमारे यहाँ तो लोग पहले बुद्धि लगा रहे, इसको देंगे तो कितना वोट लाएगा, कितना प्रतिशत हम लोग हैं, अरे जितना है उतना तो दो। 40 सीट तो ऐसे हैं कि आप अकेले चाहे तो जितवा सकते हैं, 40 तो जितवा कर भेजो। पिछले चुनाव की गलतियों से कुछ नया सबक आप लोग लिए?
देखें, हम अपने 2025 के विधानसभा चुनाव में किस तरीके की रणनीति के साथ आप उतरने वाले हैं, क्या कुछ नया होगा? देखिए, सबक सीखने का मतलब तो यही है ना कि समाज चाहे कि भाई आप किसी दल के सिंबल पर आइए तो चुनाव जीतिए, तो फिर तो हम भी गिरिराज बाबू बन जाएंगे, हम भी विजय सिन्हा जी बन जाएंगे, हम भी दूसरे दल के भी जो नेता है वो बन जाएंगे, और फिर दल का झंडा उठाएंगे, आपकी बात नहीं करेंगे। तो वही यदि चाहते हैं कि ऐसे ही सदन में पहुंचा जाए तो फिर वैसे ही करेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आवाज़ उठाएं तो फिर आप अपना अधिकार, अपना वोट हमको दीजिए, आपको दिखाएंगे कि आपके वोट की ताकत क्या है। तो कहने का मतलब है कि किसी अन्य दल के साथ जाने का कोई संभावना नहीं? देखिए, ये निर्भर करता है हमारे समाज के ऊपर। यदि आप केवल चाहते हैं कि नहीं केवल हमारे लिए सड़क पर संघर्ष करें, सदन में नहीं बोले, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम विधायक बनने के लिए या सांसद बनने के लिए हम संघर्ष नहीं कर रहे हैं। जो प्रतिष्ठा, जो सम्मान, जो इज्जत, जो नाम, जो पहचान जो मिलनी थी सब मिल गया। एक साधारण सा सिपाही जो सेना में सिपाही की नौकरी करता है, कभी सोचा ही नहीं था कि उसको इतना सम्मान, इज्जत, इतना नाम और इतना प्रतिष्ठा मिलेगी। वो सब कुछ मिला। लेकिन अब यदि आपको आपका अधिकार चाहिए तो चूंकि अधिकार बाहर से मिलने वाला है नहीं, यहाँ सब अधिकार नेताओं के जेब में है, सब विधानसभा और लोकसभा के चार दीवारी के भीतर बनता है। वहाँ भेजना पड़ेगा आपके अधिकार के बात करने वाले लोगों को। अब ये कैसे भेजेंगे? यदि आप दल के सिंबल पर आप कहेंगे कि राजद, भाजपा, जदयू, कांग्रेस के सीट पर जाइए, आपको वोट देंगे, तो फिर ये मान लीजिए कि वहाँ पहुँचकर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, क्योंकि वो दल की मजबूरी होगी। और यदि आप चाहते हैं कि हमारी आवाज़ वहाँ पर उठे, तो आज भी आप कम से कम 40 सीट तो ऐसा है, केवल एक जात की बात करें, बाकी 6 छोड़ दीजिए, वो 6 भी यदि साथ आ जाए, चूँकि लाभ तो सबको मिलना है, यदि वो भी साथ आ जाए तो बिहार में आधी सीट हम लोग अपने दम पर जितवा सकते हैं। आपने बात की वो 10% की, लेकिन इसी बिहार में जब वो लागू हो गया तो उसका विरोध भी किया गया और बड़े बड़े नेताओं ने विरोध किया है। और रिकॉर्ड ये बात है थे जो संसद में इसके खिलाफ, जब देश में इसको लागू किया गया, तो जैसे मीसा भारती बोली, जैसे आपको मनोज झा बोले, हाँ तेजस्वी बोले। लेकिन ये लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनको लगता है कि भाई ये तो हमको वोट 40 साल से दे ही नहीं रहे, तो इनके खिलाफ बोलेंगे तो बाकी जातियां एकजुट होकर हमको वोट देंगी। लेकिन जिसको दे रहे हैं वो तो कम से कम बोले, जिसको दे रहे हैं वो तो बोले कि भैया ये 10% आरक्षण हमारी सरकार ने इनको दी है संघर्ष की बदौलत, और हमारी ही सरकार है अभी बिहार में, तो हम 10% क्यों नहीं दिला रहे इनको? 4% हमारी ही सरकार में क्यों दी जा रही है? वो 6% कहाँ गया? ये सवाल करने वाला कोई नहीं। तो इस तरह अभी इसके पहले भी एक देखे होंगे आप, CMO में CHO की बहाली निकली थी स्वास्थ्य विभाग में, 4400 लोकसभा चुनाव से पहले, उसमें एक भी सीट जनरल के लिए नहीं था। 4400 सीट में एक भी जनरल के लिए सीट नहीं था। कोई विधायक, कोई सांसद, कोई नेता उस पर सवाल नहीं उठाए। केवल एक शख्स आशुतोष कुमार सक्रिय हुआ, उस समय के तत्कालीन बिहार भाजपा के अध्यक्ष, बिहार के उप मुख्यमंत्री और तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री, ये तीनों विभाग एक ही व्यक्ति के पास था, माननीय सम्राट चौधरी जी के पास में। हमने उनको टैग करके ट्विटर पर ट्वीट किया और इतना ट्वीट हुआ कि पूरे इंडिया में नंबर 1 पर ट्रेंड किया। लाखों लोगों ने उसके बाद ट्वीट किया। हमने कहा कि पूरे बिहार में घूमेंगे, पूरे बिहार में घूमकर गांव-गांव जाएंगे, एक एक व्यक्ति को हम लोग हाथ में गंगाजल देकर कसम खिलाएंगे कि जिसको 40 साल से वोट दे रहे हैं उसी की सरकार, उसी का मंत्रालय। और बहाली निकलता 4400, उसमें हमारा 4 सीट भी नहीं है। तो भाई हम लोग दूसरे ग्रह से आए हुए हैं क्या? हम भी इसी ग्रह से हैं। हमारा अधिकार है कहाँ? बाकियों को मिल रहा है, हमको कोई परहेज नहीं है। आप दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, हमने कहा कि भाई सबको लेकर चलने वाले हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अपने बच्चे का गला घोंट कर दूसरे पड़ोसी के बच्चा को हम पहलवान बना दें, ऐसा नहीं होगा। तो जब इतना हंगामा हुआ उसके बाद वो बहाली कैंसिल हुआ और लोकसभा चुनाव के बाद फिर वापस उसी बहाली को कंटिन्यू कर दिया गया, जबकि वो स्टेटमेंट दिए थे कि वो गलती से बहाली निकल गया और फिर उसी बहाली को कंटिन्यू किया गया। वैसे ही हम भी जरा चुप रहे कि देखते हैं कि अब कौन बोलता है। कोई नहीं बोले, वो बहाली हो भी गई, परीक्षा भी ले लिया गया और हमारे बच्चे मुंह ताकते रह गए, कोई बोलने वाला नहीं। तो मरे हुए कौम की लड़ाई कौन लड़ेगा? जो जिंदा है उसी की तो लड़ाई लड़ी जाती है। मुर्दा के लिए कोई लड़ा है? जो जिंदा है उसी के लिए लड़ा है। तो जागना पड़ेगा, जिंदा है तो जिंदा होने का सबूत देना पड़ेगा। मुर्दा रहिएगा तो कोई नहीं बोलेगा। धन्यवाद। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द हिंद 24 न्यूज के साथ।